रात के 11 बज चुके हैं। गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी की 12वीं मंजिल पर पूरी तरह सन्नाटा छा चुका है। सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं। बस कोने की एक डेस्क पर कंप्यूटर की नीली रोशनी चमक रही है। 32 साल का सुमित अपनी स्क्रीन को बिना पलक झपकाए घूर रहा है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं, पीठ दर्द से टूट रही है और उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही हैं जैसे वो कोई मशीन हो। उसे घर जाने की जल्दी है, लेकिन वो खुद से बस एक ही बात कह रहा है, बस ये रिपोर्ट खत्म कर दूं, फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे बस थोड़ी और मेहनत करनी है। सुमित पिछले 5 सालों से इस कंपनी में अपनी जान लगा रहा है। उसने अपनी शादी की सालगिरह मिस की, अपने बेटे के स्कूल का पहला फंक्शन छोड़ा, यहां तक कि अपनी सेहत भी दांव पर लगा दी। क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले उसके बॉस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े प्यार से कहा था, सुमित, तुम इस कंपनी का पिलर हो। हम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं, हम एक परिवार हैं। बस ये क्लाइंट हमें मिल जाए, फिर तुम्हारा प्रमोशन पक्का है। हमारा सुनहरा कल बस आने ही वाला है। सुमित ने उस सुनहरे कल के वादे को सच मान लिया था। उसने अपनी रातों की नींद कुर्बान कर दी थी। लेकिन आज सुबह जब प्रमोशन की लिस्ट ईमेल पर आई तो सुमित का दिल धक से रह गया। उस लिस्ट में उसका नाम नहीं था। उसकी जगह प्रमोशन उस इंसान को मिल गया जो काम से ज्यादा बॉस के साथ गोल्फ खेलने और लंच पर जाने में माहिर था। सुमित को आज एहसास हुआ कि जिस परिवार के लिए वो अपनी जिंदगी लुटा रहा था, उस परिवार ने उसे सिर्फ एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। जब तक उसकी मेहनत की जरूरत थी, उसे मीठी बातों के जाल में उलझा कर रखा गया, और जब फायदा मिल गया तो उसे किनारे कर दिया गया। सुमित अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। सुमित की यह दर्दनाक कहानी सिर्फ किसी एक ऑफिस की कहानी नहीं है। यह हम में से 99% लोगों की कहानी है। एक आम मिडिल क्लास इंसान जो पूरी ईमानदारी से किसी सिस्टम, किसी कॉरपोरेट बॉस या समाज के बनाए किसी नियम पर आंख मूंद कर न्योछावर हो जाता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में एक बात बहुत गहराई तक डाल दी गई है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की चाबी है, और इसलिए हम बिना कोई सवाल पूछे कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी वफादारी का इनाम हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। हम हमेशा उस बेहतर कल के इंतजार में अपना आज कुर्बान करते रहते हैं। लेकिन क्या कभी वो सुनहरा कल सच में आता है, या फिर हमारी इस अंधी वफादारी का फायदा उठाकर कोई और अपना महल खड़ा कर रहा है? आज हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जो लिखी तो जानवरों के बारे में गई है, लेकिन असल में यह इंसानी दिमाग, कॉरपोरेट के धोखे और हमारे समाज की कड़वी सच्चाई पर अब तक का सबसे गहरा तमाचा है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे ताकतवर और आंखें खोल देने वाली किताबों में से एक, जॉर्ज ऑनरवेल की मास्टरपीस एनिमल फार्म की। यह कोई साधारण कहानी नहीं है दोस्तों। यह एक आईना है जो आपको साफ साफ दिखाएगा कि कैसे मीठी बातों, झूठे वादों और समानता के नारों के पीछे आपसे आपकी आजादी और आपका हक छीन लिया जाता है। कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक पुराने फार्म से, जिसका नाम है मैनर फार्म। इस फार्म का मालिक मिस्टर जोन्स एक शराबी, लापरवाह और जालिम इंसान है। वो अपने जानवरों से दिन रात खेतों में काम करवाता है, उनका खून पसीना चूसता है और बदले में उन्हें सिर्फ इतना ही खाना देता है कि वो किसी तरह जिंदा रह सकें। जानवरों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। लेकिन एक रात जब मिस्टर जोन्स बहुत ज्यादा शराब पीकर गहरी नींद में सो रहा होता है, फार्म के सभी जानवर चुपके से एक बड़े खलिहान में इकट्ठा होते हैं। वहां उनका सबसे बूढ़ा और सबसे समझदार सुअर, जिसे सब मेजर कहते हैं, उन्हें एक ऐसा सपना दिखाता है जो उनकी दुनिया हिला देता है। मेजर एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर उन थके हारे और मायूस जानवरों से कहता है, साथियों, हमारी जिंदगी इतनी दुख भरी, इतनी थका देने वाली और इतनी छोटी क्यों है? क्या इस जमीन में ताकत नहीं है? नहीं, हमारी इस हालत का सिर्फ एक ही कारण है, इंसान। इंसान वो इकलौता प्राणी है जो खुद कुछ पैदा नहीं करता, लेकिन सब कुछ खा जाता है। वो ना दूध देता है, ना अंडे देता है और ना ही हल खींच सकता है, लेकिन फिर भी वो हमारा मालिक है। हमारी मेहनत का सारा फल वो खुद रख लेता है। मेजर की बातें जानवरों के दिलों में तीर की तरह चुभ रही थीं। फिर मेजर ने वो बात कही जिसने उनके अंदर एक बगावत की आग लगा दी। उसने कहा, अगर हम इस इंसान को ही यहां से निकाल दें तो हमारी मेहनत का पूरा फल सिर्फ हमारा होगा। हम एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां कोई अमीर गरीब नहीं होगा,
जहां कोई मालिक या गुलाम नहीं होगा। एक ऐसा फार्म जहां सभी जानवर एक समान होंगे। उस रात के बाद सुनहरे भविष्य का वो आजाद सपना हर जानवर की आंखों में बस गया। और फिर वो दिन आ ही गया। एक दिन भूखे जानवरों के सब्र का बांध टूट गया। बिना किसी पहले से तय प्लानिंग के उन्होंने अचानक मिस्टर जोन्स और उसके आदमियों पर हमला कर दिया। इंसान बुरी तरह डर गए और अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। जिस बात का उन्होंने सिर्फ सपना देखा था वो सच हो गया था। फार्म अब आजाद था। उन्होंने तुरंत जोन्स के उन सारे चाबुकों और जंजीरों को आग के हवाले कर दिया जिनसे उन्हें पीटा जाता था। उन्होंने उस जगह का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया। उन्होंने दीवार पर बड़े बड़े सफेद अक्षरों में 7 नियम लिख दिए, जिनमें सबसे बड़ा और सबसे पवित्र नियम था, सभी जानवर बराबर हैं। उस दिन जानवरों को लगा कि उन्होंने जन्नत पा ली है। उन्हें लगा कि अब उनकी सारी तकलीफें खत्म हो गई हैं। वे अपनी नई आजादी का जश्न मना रहे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि अब उनकी मेहनत का फल सिर्फ उन्हें मिलेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई सपना हकीकत से ज्यादा खूबसूरत लगने लगे तो वो अक्सर एक भयानक दुःस्वप्न में बदल जाता है। उन्हें नहीं पता था कि जिस इंसानियत के जुल्म को उन्होंने अभी अभी खत्म किया था, वो जुल्म मरा नहीं था, वो सिर्फ एक नया रूप ले रहा था। जो लोग अब इस नए सिस्टम को चलाने वाले थे वो जोन्स से भी ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक इतना खूबसूरत सपना कुछ ही समय में एक खौफनाक तानाशाही में बदल गया? क्यों हमारी असल जिंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हम एक बॉस या एक सिस्टम से भागकर दूसरे में जाते हैं और हालात और भी बदतर हो जाते हैं? क्योंकि समस्या बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जब मैं कहता हूं अंदर, तो मेरा मतलब हमारी उस कमजोरी से है जिसे मनोविज्ञान ऑथोरिटी बायस यानी अधिकार का पूर्वाग्रह और उम्मीद का एक खतरनाक कॉकटेल कहता है। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? जो सिस्टम बन गया है उसे चुपचाप मान लो। बॉस हमेशा सही होता है। बड़ों या लीडर्स से सवाल मत पूछो। यही वो गहरी प्रोग्रामिंग है जो हमें एनिमल फार्म के जानवरों की तरह अंधा और बहरा बना देती है। जब हम अपनी जिंदगी की किसी तकलीफ में होते हैं, चाहे वो करियर का प्रेशर हो, ईएमआई का बोझ हो या समाज का ताना, तो अगर कोई भी इंसान या सिस्टम आकर हमें एक सुनहरे कल का सपना दिखा दे तो हम उसे अपना भगवान मान लेते हैं। हम अपनी सोचने समझने की ताकत, अपना दिमाग उसके कदमों में गिरवी रख देते हैं। रोहित का ही उदाहरण ले लीजिए। 24 साल का रोहित, जो एक उभरते हुए स्टार्टअप में दिन के 14-14 घंटे काम करता है। ज्वाइन करते वक्त उसके बॉस ने बहुत ही मीठी आवाज में कहा था, रोहित, अभी कंपनी शुरुआती दौर में है। तुम बस 1-1.5 साल बिना छुट्टी लिए मेहनत कर लो। फिर जब कंपनी बड़ी होगी तो तुम कोर टीम का हिस्सा होगे। तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। रोहित ने इस वादे पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसने अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, अपनी नींद कुर्बान कर दी और अपनी सेहत बिगाड़ ली। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सुनहरा कल कभी आएगा? नहीं, क्योंकि सिस्टम आपको सिर्फ उतना ही देता है जितने में आप जिंदा रहकर उसके लिए मशीन की तरह काम करते रहें। एनिमल फार्म की सबसे डरावनी सच्चाई भी बिल्कुल यही है। मिस्टर जोन्स के जाने के बाद फार्म के सबसे चालाक जानवर यानी सुअर लीडर बन गए। उन्होंने नेपोलियन और स्नोबॉल नाम के सुअरों के नेतृत्व में एक नया सिस्टम बनाया। उन्होंने जानवरों से कहा, अब कोई इंसान हमारा मालिक नहीं है, हम सब आजाद हैं। अब से तुम्हारी सारी मेहनत का फल सिर्फ तुम्हें मिलेगा। भोले भाले जानवरों ने इसे परम सत्य मान लिया। उन्होंने खुशी खुशी पहले से दुगनी मेहनत करनी शुरू कर दी। भेड़ें, गाय, मुर्गियां, सबको लगा कि अब वो अपनों के लिए काम कर रहे हैं। भेड़ों ने तो बिना सोचे समझे एक नारा भी रटना शुरू कर दिया, 4 पैर अच्छे, 2 पैर बुरे। उन्हें लगा कि बस इंसानों से छुटकारा मिल गया, मतलब सारी परेशानियां खत्म। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा धोखा है। जब आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं और सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तो आप असल में उसे यह आजादी दे देते हैं कि वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ताकत एक ऐसा नशा है जो अच्छे अच्छे क्रांतिकारियों को बहुत जल्दी तानाशाह बना देता है। भगवत गीता में एक श्लोक है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शूप जायते, संगात संजायते काम, काम आत क्रोधो भिजायते। जिसका सरल अर्थ है कि जब इंसान किसी चीज में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है तो उसमें उसके लिए लालच पैदा होता है, और लालच क्रोध और पतन का कारण बनता है। यही हाल ताकत का भी है। कोई भी सिस्टम कभी नहीं चाहता कि आप सच में आजाद हों। वो बस यह चाहता है कि आपको
आजादी का एहसास होता रहे, ताकि आप उससे कभी सवाल ना पूछें। एनिमल फार्म के जानवरों को भी यही लग रहा था कि वो पूरी तरह आजाद और सुरक्षित हैं। आखिरकार उन्होंने खलिहान की दीवार पर आजादी के 7 पक्के नियम लिख दिए थे, जैसे कि कोई जानवर कपड़े नहीं पहनेगा, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, और सबसे बड़ा नियम, सभी जानवर एक समान हैं। उन बेचारों को लगा कि ये नियम पत्थर की लकीर है और हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। पर यहीं से शुरू होता है वो खौफनाक खेल जो आज भी हमारी कॉरपोरेट दुनिया और समाज में हमारे साथ खेला जाता है। एक ऐसा खेल जहां नियम आपके भले के लिए नहीं, बल्कि ताकतवर के फायदे के लिए रातों रात बदल दिए जाते हैं और आपको भनक तक नहीं लगती। कैसे? चलिए देखते हैं उस दीवार की तरफ जहां लिखे हुए उन पवित्र 7 नियमों में अंधेरे के साए में चुपचाप कुछ नए शब्द जोड़े जा रहे थे। उस खलिहान की काली दीवार को याद कीजिए, जिस पर सफेद पेंट से आजादी के 7 पवित्र नियम लिखे गए थे। वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो उन जानवरों के खून पसीने से जीती गई आजादी का घोषणा पत्र थे। उन नियमों में उनका पूरा भविष्य टिका था, और सबसे बड़ा, सबसे आखिरी नियम था, सभी जानवर एक समान हैं। शुरुआत के कुछ महीनों तक सब कुछ किसी खूबसूरत सपने जैसा था, लेकिन ताकत एक ऐसा मीठा और खतरनाक जहर है जो सबसे पहले इंसान की नीयत को ही सड़ा देता है। जैसे जैसे वक्त बीता, क्रांति के वो नेता यानी सूअर खुद को बाकी जानवरों से खास समझने लगे। उन्होंने मेहनत मजदूरी करना बंद कर दिया और सिर्फ दिमागी काम के नाम पर हुक्म चलाने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने चुपचाप मिस्टर जोन्स के उस आलीशान घर में रहना शुरू कर दिया जिसे कभी हमेशा के लिए बंद कर देने की कस्में खाई गई थीं। बात यहीं नहीं रुकी। जल्द ही जानवरों में एक डरी हुई सी कानाफूसी शुरू हो गई कि सूअर अब इंसानों की तरह पलंग पर सो रहे हैं। क्लोवर नाम की एक बूढ़ी और वफादार घोड़ी के दिमाग में खतरे की घंटी बजी। उसे साफ साफ याद था कि दीवार पर लिखे 7 नियमों में से एक नियम यह भी था कि कोई भी जानवर पलंग पर नहीं सोएगा। अपने इसी शक को दूर करने के लिए क्लोवर धीरे धीरे उस दीवार के पास गई। उसे पढ़ना नहीं आता था, तो उसने म्यूरियल नाम की बकरी से वह नियम पढ़ने को कहा। म्यूरियल ने दीवार पर लिखी एक एक स्पेलिंग को जोड़ते हुए पढ़ा। कोई भी जानवर चादर वाले पलंग पर नहीं सोएगा। क्लोवर एकदम सन्न रह गई। उसे याद था कि चादर शब्द तो वहां कभी था ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो शब्द अब साक्षात दीवार पर लिखा हुआ था, तो उस बेचारी ने सोचा कि शायद उसी की याददाश्त कमजोर है। तभी वहां उनका पीआर मैनेजर यानी स्क्वीलर नाम का सूअर आ जाता है। वो अपनी बेहद मीठी, चालाक और सम्मोहित कर देने वाली आवाज में समझाता है, साथियों, क्या तुम्हें लगता है कि पलंग के खिलाफ कभी कोई नियम था? पलंग का मतलब तो बस सोने की एक जगह है। तुम्हारे तबेले में घास का ढेर भी तो एक पलंग ही है। असल नियम तो इंसानों की बनाई हुई चादरों के खिलाफ था, जिसे हमने हटा दिया है। और साथियों, हम सूअर दिन रात इतनी दिमागी मेहनत करते हैं, तुम्हारे भले के लिए नीतियां बनाते हैं। क्या हमें आराम करने का भी हक नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि हम थक जाएं और हमारा पुराना मालिक जोन्स वापस आ जाए? जोन्स वापस आ जाए? बस इस एक काल्पनिक डर ने क्लोवर और बाकी जानवरों के सारे सवालों का गला घोंट दिया। दोस्तों, जिंदगी में एक कड़वा सच हमेशा याद रखना, जो इंसान या जो सिस्टम पूरी तरह से ताकत में होता है, वो कभी सामने से आकर आपके बनाए नियम नहीं तोड़ता। वो बस रात के अंधेरे में आपके सो जाने के बाद दीवार पर लिखे शब्दों को धीरे धीरे बदल देता है। इसे अंग्रेजी में शिफ्टिंग गोल पोस्ट्स कहते हैं, और मनोविज्ञान की दुनिया में इसे गैस लाइटिंग कहा जाता है, यानी एक ऐसी मानसिक चाल जहां सामने वाला आपके ही सच को इस कदर झुठला दे कि आप खुद को ही पागल समझने लगें। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? विकास की कहानी सुनिए। 30 साल का विकास एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसे हायर करते वक्त बड़े बड़े वादे किए गए थे। हमारा कल्चर बहुत ओपन है, हम सब एक परिवार हैं, और यहां परफॉर्मेंस के हिसाब से हर साल इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलता है। विकास ने इस समानता और इंसाफ के वादे पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। उसने दिन रात एक कर दिया, अपने वीकेंड्स कुर्बान कर दिए और अपना खून पसीना कंपनी को दे दिया। लेकिन जब अप्रैल का वक्त आया तो एचआर ने एक नया नियम निकाल दिया। इस साल प्रमोशन तभी मिलेगा जब आपने इंडिविजुअल टारगेट के साथ साथ क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट्स भी किए हों। विकास ने हैरान होकर कहा, पर मेरा इंडिविजुअल टारगेट तो 120% पूरा है, ये क्रॉस फंक्शनल वाली बात तो कभी थी ही नहीं। एचआर ने बिल्कुल स्क्वीलर जैसी मीठी और प्रोफेशनल आवाज में कहा,
विकास, तुम्हें कंपनी का विजन समझना होगा। हमने हमेशा से होलिस्टिक ग्रोथ की बात की थी। क्या तुम कंपनी के विजन के खिलाफ हो? क्या तुम नहीं चाहते कि कंपनी ग्रो करे? विकास चुप हो गया। उसे लगा शायद गलती उसी के समझने में हुई है। उसने सिस्टम के खोखलेपन पर सवाल उठाने के बजाय अपनी ही काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। यही वो मायाजाल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। समानता एक बहुत ही खूबसूरत और नशीला शब्द है, जिसे बेचकर राजनेता, कॉरपोरेट बॉस और समाज के ठेकेदार हमेशा से अपना उल्लू सीधा करते आए हैं। हमारे समाज में भी तो यही होता है। बेटा, हमारे घर में बेटे और बेटी के लिए एक ही नियम है, लेकिन जब बेटी रात को 8 बजे के बाद घर आती है तो नियम बदल जाते हैं। नियम तो एक ही है, पर बाहर का माहौल खराब है ना, कहकर उस समानता के नियम में चुपचाप एक नया क्लॉज जोड़ दिया जाता है। असली दुनिया में ताकतवर के लिए नियम हमेशा अलग होते हैं, और जब आप उन्हें नियम तोड़ते हुए पकड़ भी लेते हैं तो वो इतने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं कि आप अपनी ही आंखों देखी सच्चाई पर शक करने लगते हैं। एनिमल फार्म की कहानी में यह गैस लाइटिंग धीरे धीरे और भी भयानक रूप ले लेती है। एक रात करीब 12 बजे, जब पूरा फार्म गहरी नींद में था, अचानक खलिहान के पास एक जोरदार धमाका हुआ। सारे जानवर घबराकर बाहर भागे। उन्होंने देखा कि नियमों वाली दीवार के पास एक सीढ़ी टूटी हुई पड़ी है। पास ही स्क्वीलर जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा है। उसके पास एक लालटेन, एक पेंट ब्रश और सफेद पेंट का एक डिब्बा उलटा पड़ा है, जिससे सफेद रंग जमीन पर फैल रहा था। तभी तुरंत नेपोलियन के पालतू और खूंखार कुत्तों ने स्क्वीलर को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बचाकर वहां से ले गए। यह दृश्य बिल्कुल साफ था। कोई भी अंधा इंसान बता सकता था कि क्या हो रहा था। स्क्वीलर रात के अंधेरे में नियमों में हेराफेरी करने आया था और बैलेंस बिगड़ने से सीढ़ी से गिर गया था। बेंजामिन नाम के एक बेहद समझदार और बूढ़े गधे ने यह सब देखा। उसने अपनी गहरी आंखों से दीवार को देखा, टूटी सीढ़ी को देखा। वो सब कुछ समझ गया, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो चुप रहा। अगले दिन जानवरों ने देखा कि दीवार के नियम फिर से बदल चुके थे। पहले जो नियम था, कोई जानवर शराब नहीं पिएगा, अब वो चुपचाप बन गया था। कोई जानवर हद से ज्यादा शराब नहीं पिएगा। पहले जो नियम था, कोई जानवर दूसरे जानवर को नहीं मारेगा, अब वो हो गया था। कोई जानवर बिना कारण दूसरे जानवर को नहीं मारेगा। सब कुछ उनकी आंखों के ठीक सामने था। पेंट का डिब्बा, टूटी सीढ़ी, बदले हुए शब्द। फिर भी उन बेबस जानवरों ने बगावत क्यों नहीं की? क्योंकि सच बहुत डरावना होता है। जब आपने अपना पूरा वजूद, अपनी पूरी आस्था, अपनी दिन रात की मेहनत किसी सिस्टम, किसी इंसान या किसी सुनहरे सपने पर टिका दी हो, तो यह मानना बहुत दर्दनाक होता है कि आपका भगवान, आपका लीडर एक धोखेबाज है। हम इंसान भी तो यही करते हैं। हम उस कड़वे सच का सामना करने के बजाय खुद को यह तसल्ली देना ज्यादा आसान समझते हैं कि शायद मेरी ही याददाश्त कमजोर है, या बॉस जो कर रहे हैं उसमें जरूर हमारी ही कोई भलाई छिपी होगी। हम चुपचाप सब सहते जाते हैं। हम एक ऐसी अदृश्य जंजीर से बंध जाते हैं जहां हम अपनी मेहनत लगातार बढ़ाते जाते हैं और सामने वाला हमारे हक के गोल पोस्ट्स को हर बार और पीछे खिसकाता जाता है। पर क्या यह धोखा सिर्फ नियमों को बदलने तक सीमित था? बिल्कुल नहीं। बात जब असली मलाई खाने की आई, जब फार्म का सबसे कीमती हिस्सा, सबसे पौष्टिक आहार यानी दूध और सेब बांटने की बारी आई, तो उन सुअरों ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला, एक ऐसा बहाना बनाया जो आज के हमारे समाज और कॉरपोरेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झूठ है। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। एनिमल फार्म पर आजादी के बाद जब पहली बार गायों का दूध निकाला गया तो बाल्टियां गाढ़े मलाईदार दूध से भर गईं। उसी वक्त बाग में सेब भी पकने लगे थे और हवा में उनकी मीठी खुशबू तैर रही थी। भोले भाले जानवरों को लगा कि आजादी आ गई है तो अब हर चीज बराबर बंटेगी, सबको वो मीठा दूध पीने को मिलेगा। लेकिन एक शाम जब वो चिलचिलाती धूप में खेतों से हाड़ तोड़ मेहनत करके लौटे तो उन्होंने देखा कि दूध की बाल्टियां गायब थीं। कुछ ही दिनों में एक नया आदेश आ गया कि फार्म के सारे सेब और सारा दूध सिर्फ सुअरों के लिए रिजर्व रहेगा। जानवरों में कानाफूसी होने लगी। ये तो समानता के उस नियम के बिल्कुल खिलाफ था जिसके लिए उन्होंने क्रांति की थी। तभी उनका पीआर मैनेजर यानी स्क्वीलर नाम का सुअर अपनी पूंछ हिलाता हुआ और मुस्कुराता हुआ सामने आता है। वो बहुत ही भोली, भावुक और दर्द भरी आवाज में कहता है, साथियों,
मुझे उम्मीद है कि तुम ये नहीं सोच रहे होगे कि हम सुअर ये सब अपने लालच के लिए कर रहे हैं। असल में तो हम सुअरों को दूध और सेब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे खुद सेब से नफरत है। जानवर उसे हैरानी से देखते हैं। स्क्वीलर आगे कहता है, लेकिन साइंस ने साबित किया है कि दूध और सेब हम जैसे दिमागी काम करने वालों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हम दिन रात नीतियां बनाते हैं। हम तुम्हारी सुरक्षा की चिंता में अपनी नींदें हराम करते हैं। हम ये दूध अपने लिए नहीं, तुम्हारे भले के लिए पी रहे हैं। अगर हमारी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? हमारी लीडरशिप कमजोर हो जाएगी और फिर जोन्स वापस आ जाएगा। क्या तुम चाहते हो कि जोन्स वापस आ जाए? जोन्स वापस आ जाएगा। इस एक खौफनाक लाइन ने पूरे फार्म को खामोश कर दिया। उन जानवरों को दूध और सेब से ज्यादा अपनी आजादी प्यारी थी। सुअरों ने उनका हक भी छीन लिया और उल्टा उन्हें यह यकीन दिला दिया कि सुअर ये सब उनके भले के लिए ही कर रहे हैं। अमित की कहानी सुनिए। 34 साल का अमित एक आईटी कंपनी में काम करता है। कंपनी के क्वार्टरली टाउन हॉल मीटिंग में कंपनी का सीईओ बहुत ही गंभीर चेहरा बनाकर स्टेज पर आता है। वो कहता है, दोस्तों, मार्केट के हालात बहुत खराब हैं। ग्लोबल इकोनॉमी गिर रही है। लेकिन हम सिर्फ एक कंपनी नहीं, हम एक परिवार हैं। इस परिवार को बचाने के लिए हम सबको एक छोटा सा त्याग करना होगा। इस साल किसी को अप्रेजल या बोनस नहीं मिलेगा ताकि हम किसी को नौकरी से ना निकालें। अमित एक बहुत ही वफादार इंसान है। वो घर जाकर अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार वो मनाली का ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए नया लैपटॉप लेने का प्लान भी टाल देता है क्योंकि उसे अपने परिवार यानी कंपनी को बचाना है। वो मन ही मन सोचता है कि बॉस भी तो कितना त्याग कर रहे हैं। लेकिन ठीक 1 महीने बाद अमित ऑफिस की पार्किंग में खड़ा है। तभी वहां एक नई चमचमाती 1.5 करोड़ की लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से उसका वही सीईओ बाहर निकलता है। अमित सन्न रह जाता है। जब वो दबी जबान में एचआर से इस बारे में पूछता है तो उसे बिल्कुल स्क्वीलर जैसा ही जवाब मिलता है। अमित, आपको समझना होगा कि बॉस को बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल क्लाइंट्स से मिलना होता है। कंपनी का ब्रांड इमेज और विजन बनाए रखने के लिए ये खर्चे बहुत जरूरी हैं। ये कार उनकी ऐशो आराम के लिए नहीं, बल्कि कंपनी की ग्रोथ के लिए ली गई है। अगर इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे तो कंपनी डूब जाएगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि कंपनी डूब जाए और तुम बेरोजगार हो जाओ? ये स्क्वीलर की उसी चालाकी का आधुनिक रूप है। जोन्स वापस आ जाएगा की जगह अब नौकरी चली जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगा या देश खतरे में है जैसे शब्दों ने ले ली है। हम मिडिल क्लास लोग इस धोखे में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि ताकतवर लोग कभी भी सीधे तौर पर आपकी जेब में हाथ नहीं डालते। वो लॉजिक, बड़े विजन, दिमागी काम और सबसे बढ़कर आपके डर का इस्तेमाल करते हैं। वो अंग्रेजी के भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपका लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर दे। वो एक ऐसा नैरेटिव या कहानी बुनते हैं जिसमें उनकी लालच भी उनका त्याग लगने लगती है। और हम अपनी ईएमआई के डर से, अपनी सुरक्षा के डर से इतने डरे हुए होते हैं कि हम बेवकूफों की तरह उनका बचाव करने लगते हैं। हम खुद भूखे रहकर उनके लिए मलाई का इंतजाम करते हैं। हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा ना रखने की बात कही गई है। लेकिन जब ताकत हाथ में आती है तो इंसान अपरिग्रह भूल जाता है और संग्रह की होड़ में लग जाता है। जब आप इस तरह के सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं तो आपकी मेहनत की मलाई यानी आपके दूध और सेब हमेशा कोई और खाएगा। आप कोल्हू के बैल की तरह पिसते रहेंगे और आपको सिर्फ सूखी घास नसीब होगी। आप पूरी जिंदगी ये सोचकर काम करते रहेंगे कि शायद कल हालात बदलेंगे, जबकि सिस्टम को डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि आप हमेशा उम्मीद में रहें और आपका इस्तेमाल होता रहे। इसलिए अगली बार जब भी कोई बॉस, कोई लीडर या समाज का कोई भी ठेकेदार आपसे बड़े मकसद के नाम पर कोई बड़ा त्याग करने को कहे तो चुपचाप सिर मत हिलाइए। सवाल पूछने की हिम्मत रखिए। देखिए कि क्या वो त्याग हर इंसान बराबर कर रहा है या फिर दिमागी काम और सिस्टम की भलाई के बहाने कुछ लोग सारी मलाई उड़ा रहे हैं। अगर आप अपना सच याद नहीं रखेंगे तो कोई और आपके ही दिमाग को हैक करके उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेगा। पर यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि एक चालाक लीडर या बॉस बहुत अच्छी तरह जानता है कि लोग अगर खाली बैठेंगे या शांति से सोचेंगे तो वो सिस्टम पर सवाल उठाएंगे। और सवाल पूछना किसी भी सत्ता या सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हम अक्सर एक बहुत बड़े भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि अगर कोई कंपनी, समाज या सिस्टम फेल हो रहा है तो लोग अपने लीडर पर उंगली उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। चालाक लीडर कभी बात खुद पर आने ही नहीं देता। वो आपके दिमाग में एक अदृश्य दुश्मन पैदा कर देता है। एनिमल फार्म में जब सुअरों ने देखा
कि जानवर अब थकान और भूख से टूटने लगे हैं और शायद कोई सवाल पूछ लें, तो उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक मनोवैज्ञानिक चाल चली। फार्म में नेपोलियन के अलावा एक और सुअर था, स्नोबॉल। स्नोबॉल थोड़ा समझदार था और जानवरों की भलाई चाहता था, लेकिन नेपोलियन ने चुपचाप कुछ खूंखार कुत्तों को पाला था और एक दिन अचानक उन कुत्तों के जरिए उसने स्नोबॉल पर हमला करवा दिया। जान बचाकर स्नोबॉल हमेशा के लिए फार्म छोड़कर भाग गया। अब स्नोबॉल वहां था ही नहीं, लेकिन यहीं से नेपोलियन ने उसे एक कॉमन एनिमी बना दिया। सर्दियों के एक भयंकर तूफान में जब जानवरों की महीनों की मेहनत से बनाई गई विंडमिल यानी पवन चक्की गिरकर टूट गई, तो नेपोलियन ने अपनी कमजोर प्लानिंग की नाकामी छिपाने के लिए तुरंत कहा, यह पवन चक्की किसी तूफान ने नहीं गिराई, ये सब उस गद्दार स्नोबॉल ने किया है। इसके बाद तो जैसे फार्म में एक पागलपन छा गया। अगर किसी गाय का दूध कम आता तो कहा जाता कि स्नोबॉल रात में आकर दूध चुरा ले गया। अगर कोई चाबी खो जाती तो कहते स्नोबॉल ने कुएं में फेंक दी है। फसल खराब होती तो स्नोबॉल ने रात के अंधेरे में बीज बदल दिए हैं। यहां तक कि अगर कोई जानवर धीरे से कहता कि मुझे याद है स्नोबॉल तो इंसानों के खिलाफ हमारे साथ बहादुरी से लड़ा था, तो स्क्वीलर और वो खूंखार कुत्ते तुरंत आकर उन्हें डरा देते। तुम्हें गलत याद है, स्नोबॉल तो शुरू से ही इंसानों का जासूस था। रोहन का ही उदाहरण लीजिए। रोहन एक सेल्स टीम में काम करता है। कंपनी का रेवेन्यू बॉस की गलत नीतियों की वजह से गिर रहा था, लेकिन बॉस ने मीटिंग में आकर कहा, मार्केट में भयानक मंदी आने वाली है। कॉम्पिटिटर कंपनी हमें खत्म करने की साजिश रच रही है। अगर तुम सबने दिन रात एक करके काम नहीं किया तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे। मंदी और कॉम्पिटिटर का वो स्नोबॉल जैसा डर रोहन और उसकी टीम के दिमाग में इस कदर बैठ गया कि उन्होंने बिना इंक्रीमेंट मांगे, बिना छुट्टी लिए पागलों की तरह काम करना शुरू कर दिया। बॉस ने एक अदृश्य दुश्मन का डर दिखाकर उनका सारा गुस्सा और उनके सारे सवाल खत्म कर दिए थे। समाज में भी अक्सर यही होता है। जब मुद्दे सुलझते नहीं हैं तो हमें बता दिया जाता है कि वो दूसरा धर्म, वो दूसरी जाति या वो पड़ोसी देश हमारा दुश्मन है, इसलिए जो हम कह रहे हैं उसे बिना सोचे मान लो, वरना वो तुम्हें खत्म कर देंगे। डर एक बहुत बड़ा और खतरनाक हथियार है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसका लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो सिर्फ सुरक्षा चाहता है और उसी सुरक्षा के लालच में वो उस सिस्टम को या उस लीडर को अपना भगवान मान लेता है जो उसे डरा रहा होता है। इसीलिए मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस जिंदगी में अगली बार जब भी कोई आपको किसी अदृश्य दुश्मन का डर दिखाए और कहे कि चारों तरफ खतरा है इसलिए मेरी हर बात मान लो, तो डरने के बजाय एक गहरी सांस लेना और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मेरे इस डर से सबसे ज्यादा मलाई कौन खा रहा है? इस पैनिक से असली फायदा किसको हो रहा है? आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन जब यह अंधी वफादारी, ये कड़ी मेहनत और डर अपनी सारी हदें पार कर लेते हैं तो उसका अंजाम क्या होता है? एक ऐसा दिल दहला देने वाला अंजाम जो आज के हमारे मिडिल क्लास समाज की सबसे कड़वी सच्चाई है। अब हम इस कहानी के सबसे रुला देने वाले और सबसे गहरे मोड़ पर आ गए हैं। यहां आपको वो कड़वा सच देखने को मिलेगा जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, लेकिन यही सच आपको हमेशा के लिए आजाद भी करेगा। एनिमल फार्म में अगर कोई एक जानवर था जिस पर पूरी क्रांति टिकी हुई थी तो वो था बॉक्सर नाम का घोड़ा। बॉक्सर सबसे ताकतवर, सबसे सीधा और सबसे वफादार था। जब भी फार्म में कोई मुश्किल आती, जब भी कोई काम नामुमकिन लगता, बॉक्सर का सिर्फ एक ही जवाब होता था, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। और जब भी उसे सुअरों के बनाए गए नए और अजीब नियमों पर कोई शक होता तो वो खुद को यह कहकर समझा लेता, नेपोलियन हमेशा सही होता है। सर्दियां आ चुकी थीं, फार्म में खाना खत्म हो रहा था। सुअरों और उनके पाले हुए खूंखार कुत्तों को छोड़कर बाकी सभी जानवर भुखमरी की कगार पर थे। लेकिन स्क्वीलर हर रविवार कागज का एक लंबा पन्ना लेकर आता और आंकड़े पढ़कर बताता कि कैसे उनका प्रोडक्शन 200% बढ़ गया है और कैसे उनकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। वो इस भुखमरी को रिडक्शन नहीं बल्कि रीडाइजेस्टमेंट कहता था। इधर बॉक्सर बूढ़ा हो रहा था। उसका 12वां जन्मदिन यानी उसके रिटायरमेंट का वक्त पास आ रहा था। उसके खुर में गहरी चोट लगी थी जिससे खून रिसता रहता था, लेकिन फिर भी उसने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी चमड़ी की चमक जा चुकी थी, लेकिन फिर भी वो भारी भारी पत्थर खींचकर
पवन चक्की बनाने में जुटा रहता था। वो बस ये चाहता था कि रिटायर होने से पहले पवन चक्की का काम पूरा हो जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को आराम मिल सके। दोस्तों, बॉक्सर के इस चेहरे को ध्यान से देखिए। क्या आपको इसमें अपना कोई अक्स नजर आ रहा है, या अपने पिता का? हमारे मिडिल क्लास परिवारों में ऐसे बॉक्सर आपको हर घर में मिल जाएंगे। 55 साल के रमेश अंकल, जो पिछले 30 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी जवानी उस कंपनी के नाम कर दी। कभी बुखार में भी छुट्टी नहीं ली। अपनी बेटी के स्कूल प्ले में नहीं गए क्योंकि बॉस ने एक अर्जेंट रिपोर्ट मांग ली थी। उनका भी यही तकिया कलाम था, मैं और मेहनत करूंगा, बस एक बार रिटायरमेंट हो जाए, फिर आराम ही आराम है। लेकिन एक दिन ऑफिस में काम करते करते रमेश अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है। आपको क्या लगता है उस कंपनी ने क्या किया? एचआर ने अस्पताल में एक फूलों का गुलदस्ता भिजवा दिया और अगले ही दिन उनकी कुर्सी पर किसी नए और जवान लड़के को बिठा दिया गया। जिस परिवार के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लुटा दी, उसके लिए वो सिर्फ एक एम्प्लॉय आईडी थे जो अब काम नहीं कर सकती थी। बॉक्सर के साथ जो हुआ वो इससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। गर्मियों की एक शाम, जब बॉक्सर अकेले ही पवन चक्की के लिए पत्थर खींच रहा था, अचानक फार्म में खबर फैली कि बॉक्सर गिर गया है। सारे जानवर भागकर वहां पहुंचे। बॉक्सर अपनी गाड़ी के बीचों बीच औंधे मुंह पड़ा था। उसकी आंखें पथरा रही थीं और मुंह से खून की एक पतली धार बह रही थी। हांफते हुए बॉक्सर ने बस इतना कहा, मेरे फेफड़े ने जवाब दे दिया है, पर कोई बात नहीं, मेरी कमी के बिना भी तुम लोग पवन चक्की पूरी कर लोगे। स्क्वीलर दौड़ता हुआ आया और उसने बड़ी ही भावुक आवाज में कहा कि नेपोलियन को अपने सबसे वफादार साथी की इस हालत पर गहरा दुख है और वो बॉक्सर को शहर के सबसे बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज रहे हैं। जानवरों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आज तक कोई जानवर फार्म से बाहर नहीं गया था, लेकिन उन्होंने यकीन कर लिया। अगले 2 दिनों तक बॉक्सर वहीं पड़ा रहा। फिर एक दोपहर, जब सारे जानवर खेतों में काम कर रहे थे, तभी बेंजामिन नाम का वो बूढ़ा और समझदार गधा, जो हमेशा चुप रहता था, पागलों की तरह चीखता हुआ आया। वो अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था। जल्दी चलो बेवकूफों, वो बॉक्सर को ले जा रहे हैं। सारे जानवर काम छोड़कर भागते हुए फार्म में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी सी बंद वैन वहां खड़ी है, जिसे 2 घोड़े खींच रहे हैं। वैन के ड्राइवर की सीट पर एक बहुत ही चालाक सी शक्ल वाला आदमी बैठा था। बॉक्सर को उस वैन के अंदर डाल दिया गया था। जानवर वैन के पीछे भागने लगे और चिल्लाने लगे, अलविदा बॉक्सर, अलविदा। लेकिन बेंजामिन गुस्से से पागल हो रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, बेवकूफों, क्या तुम्हें वैन पर लिखा हुआ पढ़ना नहीं आता? क्या तुम नहीं देख रहे कि यह वैन किसकी है? एक गहरी और डरावनी खामोशी छा गई। वैन के साइड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एल्फ्रेड सिमंड्स, हॉर्स स्लॉटरर एंड ग्लू बॉयलर, यानी घोड़ों को मारने वाला कसाई और उनकी हड्डियों से गोंद बनाने वाला। सारे जानवरों के गले से एक खौफनाक चीख निकल गई। क्लोवर नाम की घोड़ी पूरी ताकत से वैन के पीछे भागी। बॉक्सर, बाहर निकलो, बाहर निकलो बॉक्सर, वो तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। तभी वैन के पीछे की छोटी सी खिड़की पर बॉक्सर का थका हुआ चेहरा नजर आया। उसने शायद क्लोवर की आवाज सुन ली थी। अगले ही पल वैन के अंदर से बॉक्सर के भारी खुरों के जोर जोर से टकराने की आवाजें आने लगीं। वो बाहर निकलने के लिए वैन की लकड़ियों पर लात मार रहा था। एक वक्त था जब बॉक्सर की एक लात इस वैन को माचिस की तीलियों की तरह चकनाचूर कर देती। लेकिन अब उसके शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी। कुछ ही पलों में खुरों की वो आवाज धीमी पड़ गई और फिर हमेशा के लिए शांत हो गई। वैन तेजी से आंखों से ओझल हो गई और बॉक्सर को फिर कभी नहीं देखा गया। 3 दिन बाद स्क्वीलर ने आकर जानवरों को बताया कि अस्पताल में हर मुमकिन कोशिश के बावजूद बॉक्सर को बचाया नहीं जा सका। उसने आंखों से झूठे आंसू पोंछते हुए कहा कि बॉक्सर के आखिरी शब्द थे, नेपोलियन हमेशा सही होता है। जब जानवरों ने कसाई वाली वैन के बारे में पूछा, तो स्क्वीलर ने बड़ी ही चतुराई से कहा कि वो वैन असल में डॉक्टर ने कसाई से खरीदी थी और उस पर अभी तक पेंट नहीं किया गया था। भोले भाले जानवरों ने राहत की सांस ली कि कम से कम उनके साथी ने शांति से अपनी जान दी। लेकिन असलियत क्या थी? असलियत यह थी कि सुअरों ने बॉक्सर को कसाई के हाथों बेच दिया था। और जानते हैं उस पैसे से उन्होंने क्या किया? उसी रात जोन्स के घर में भारी जश्न मना और सुअरों ने बॉक्सर की मौत से मिले पैसों से अपने लिए व्हिस्की की एक पेटी मंगवाई। जिस इंसान या सिस्टम के लिए आप अपनी जान निकाल कर रख देते हैं,
वो अक्सर आपके उस कड़े संघर्ष को सिर्फ एक कमोडिटी समझता है। मैं और मेहनत करूंगा, एक बहुत ही शानदार सोच है। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि आपकी उस मेहनत का फल किसकी जेब में जा रहा है, तो आपकी वो मेहनत एक धीमी आत्महत्या से ज्यादा कुछ नहीं है। बिना सवाल पूछे की गई वफादारी हमेशा आपके ही विनाश का कारण बनती है। अब आखिरी बात सुनिए, क्योंकि यही सब कुछ जोड़ देती है। वापस चलते हैं सुमित की उस कहानी पर, जहां से हमने इस सफर की शुरुआत की थी। 12वीं मंजिल के उस बंद ऑफिस में जब सुमित को प्रमोशन नहीं मिला, तो उसे अंदर तक टूट जाने का एहसास हुआ था। उसे समझ आ गया था कि हम एक परिवार हैं और सुनहरा कल आने वाला है। यह सब सिर्फ एक धोखा था। सुमित असल में अपनी उस कंपनी का बॉक्सर बन चुका था, और कड़वा सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में यही गलती कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बस आंख मूंद कर मेहनत करने से, अपनी वफादारी साबित करने से एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह फंसे हैं, चाहे वो आपकी जॉब हो, आपकी पढ़ाई हो, या कोई ऐसा रिश्ता जहां आपको बार बार इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो अब वक्त आ गया है एनिमल फार्म के इन कड़वे सबकों को अपनी असल जिंदगी में उतारने का। अगर आप एक जॉब करते हैं और आपके बॉस कंपनी के विजन या होलिस्टिक ग्रोथ जैसे भारी भरकम शब्दों का जाल बिछाकर आपकी रातों की नींद छीन रहे हैं, तो वहीं रुक जाइए। जब कोई आपसे कहे कि हम एक फैमिली हैं, हमें मिलकर त्याग करना होगा, तो जरा ध्यान से देखिए कि क्या सच में वो त्याग सब लोग कर रहे हैं, या फिर दिमागी काम का बहाना देकर सारी मलाई, सारे दूध और सेब सिर्फ ऊपर बैठे लोग डकार रहे हैं। मैं और मेहनत करूंगा वाली बॉक्सर की उस रट को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। मेहनत करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब आपको पता हो कि आपकी मेहनत का फल कहां जा रहा है। अपनी मेहनत को अपनी अंधी वफादारी मत बनने दीजिए। वहीं अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं और समाज के उस रटे रटाए सिस्टम में पिस रहे हैं, जहां आपको हमेशा एक अदृश्य दुश्मन का डर दिखाया जाता है कि अगर तुमने ये रेस नहीं जीती तो तुम बर्बाद हो जाओगे, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी आगे निकल जाएंगे, तो उस डर को पहचानिए। यह स्नोबॉल वाला डर जानबूझकर आपके दिमाग में डाला जाता है ताकि आप भेड़ों की तरह एक ही नारा रटते रहें और कभी उस सिस्टम की कमियों पर सवाल न उठाएं। अपनी कीमत, अपनी आजादी और अपने सोचने की ताकत को उस डर के हाथों नीलाम मत होने दीजिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो या परिवार, जहां सामने वाला बार बार अपने फायदे के लिए दीवार पर लिखे नियम बदल देता है, जहां वो कल कुछ और कहता है और आज अपनी ही बात से मुकर कर आपको ही गलत साबित कर देता है, तो इस दिमागी खेल को समझिए। क्लोवर नाम की उस घोड़ी की तरह अपनी आंखों देखी सच्चाई पर शक करना बंद कीजिए। जिंदगी में कभी भी किसी इंसान, किसी कंपनी, किसी सिस्टम या किसी लीडर को अपना भगवान मत मानिए। जब हम आंखें मूंद कर यह मान लेते हैं कि लीडर हमेशा सही होता है, तब हम अपनी आजादी का गला खुद घोंट रहे होते हैं। आजादी का असली मतलब सिर्फ आजाद होना नहीं है, बल्कि अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखना है। अगर आप सुनहरे भविष्य के लालच में आज सवाल पूछना छोड़ देंगे, तो कल आपको भी उसी कसाई की वैन में धकेल दिया जाएगा और आपको एहसास तक नहीं होगा कि आपका सौदा कब हो गया। इसलिए सवाल पूछिए, अपनी कीमत पहचानिए और कभी किसी को अपना इस्तेमाल मत करने दीजिए। लेकिन इन सब धोखों से खुद को बचाने के लिए आपको यह पहचानना होगा कि आपके आसपास इंसान के रूप में कौन छिपा है और जानवर के रूप में कौन। और यही कहानी का आखिरी पन्ना हमारे सामने एक ऐसी खौफनाक तस्वीर पेश करता है जिसे सुनकर शायद आप कुछ देर तक कुछ बोल ही ना पाएं। कहानी के अंत में सालों बीत चुके हैं। एनिमल फार्म के जानवर आज भी भूखे हैं, आज भी ठंड से कांप रहे हैं और आज भी कोल्हू के बैल की तरह हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए कुछ नहीं बदला, बस एक चीज बदल गई है। अब फार्म के सूअर दो पैरों पर चलते हैं, इंसानों वाले शानदार कपड़े पहनते हैं और हाथ में चाबुक रखते हैं। दीवार पर लिखे आजादी के 7 नियम कब के मिटा दिए गए हैं और अब वहां सिर्फ एक ही नया नियम लिखा है। सभी जानवर एक समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा समान हैं। एक रात फार्म हाउस के अंदर से जोर जोर से हंसने की आवाजें आती हैं। क्लोवर नाम की बूढ़ी घोड़ी और बाकी बचे खुचे जानवर डरते डरते खिड़की से अंदर झांकते हैं। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उनकी सांसें गले में ही अटक जाती हैं। एक बड़ी सी डाइनिंग टेबल पर फार्म के सूअर और आसपास के इंसान एक साथ बैठकर शराब पी रहे हैं
और ताश खेल रहे हैं। सुअरों का लीडर नेपोलियन इंसानों के साथ जाम टकरा रहा है और इंसान सुअरों की तारीफ कर रहे हैं कि वो कैसे अपने जानवरों को भूखा रखकर उनसे इतनी कड़ी मेहनत करवाते हैं। तभी ताश के खेल में किसी बेईमानी को लेकर झगड़ा हो जाता है। सुअर और इंसान दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चीखने लगते हैं। बाहर अंधेरे में खड़े बेबस जानवर कभी सुअर का चेहरा देखते हैं, कभी इंसान का चेहरा देखते हैं और फिर से सुअर का चेहरा देखते हैं। लेकिन अब उन दोनों चेहरों में कोई फर्क नहीं रह गया था। सुअर पूरी तरह से वो शोषक इंसान बन चुके थे जिन्हें उखाड़ फेंकने के लिए जानवरों ने कभी अपनी जान की बाजी लगाई थी। यही वो खौफनाक सच्चाई है दोस्तों। जब आप अपनी सोचने समझने की ताकत, अपना सवाल पूछने का हक और अपना विवेक किसी लीडर, किसी सिस्टम या किसी कॉरपोरेट बॉस के कदमों में चुपचाप रख देते हैं, तो सिस्टम कभी नहीं बदलता। सिर्फ राज करने वालों के चेहरे बदलते हैं। जो इंसान कल तक आपके साथ मिलकर बदलाव के नारे लगा रहा था, कल जब उसे कुर्सी और ताकत मिलेगी तो वो भी उसी जालिम सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। ताकत का नशा अच्छे अच्छों को अंदर से सड़ा देता है। इस सफर को खत्म करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी जिंदगी में किसी ऐसे सुनहरे कल के इंतजार में अपना आज दांव पर लगा रहे हैं जिसका रिमोट कंट्रोल किसी धोखेबाज सिस्टम के हाथ में है? अगर आप सच में इंसानी दिमाग की इस साइकोलॉजी को गहराई से समझना चाहते हैं और खुद को इस मीठी गुलामी से हमेशा के लिए आजाद करना चाहते हैं, तो मेरी यह व्यक्तिगत सलाह है कि आप जॉर्ज ऑरवेल की लिखी मास्टरपीस एनिमल फार्म जरूर पढ़ें। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा आईना है जो हर उस इंसान को देखना चाहिए जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहा है। याद रखिए, हमारे बुजुर्गों ने हमें सिर्फ मेहनत ही नहीं, विवेक भी सिखाया था। हमारी संस्कृति में श्रम के साथ साथ संयम और प्रश्न करने का अधिकार भी दिया गया है। जब हम सिर्फ श्रम करते हैं और संयम और सवाल छोड़ देते हैं तो हम बॉक्सर बन जाते हैं। लेकिन जब हम मेहनत के साथ साथ अपनी आजादी, अपनी आवाज और अपने सवालों को भी जिंदा रखते हैं, तभी हम सच में आजाद इंसान कहलाते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके अंदर कोई चिंगारी जगाई हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, भाइयों और कोलेग्स के साथ जरूर शेयर करें जो अंधी वफादारी के नाम पर बस पिसते जा रहे हैं। उन्हें एहसास दिलाएं कि आंखें खोलना कितना जरूरी है। ऐसी ही गहरी सिनेमाएं और जिंदगी बदलने वाली बुक समरीज के लिए हमारे चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आजादी सिर्फ शरीर की नहीं होती, असली आजादी दिमाग की होती है और वो आजादी आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे सौंप न दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।